थोड़ा सा ब्रेक मिल गया आप लोगों को, है ना। सब तो लेते रहते क्लास 1 घंटे की। 1 घंटे की होती सर, क्योंकि 1.5 घंटे की होती। 1:30 से होता है ना। आज हम करेंगे गवर्नर। कौन से आर्टिकल में आता है गवर्नर? गवर्नर पार्ट 6 आर्टिकल 1 वॉट, ठीक है। 153 टू 167, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का सेटअप है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसी तरह का सेम सेटअप स्टेट में भी है, ठीक है। सेंटर में क्या था? प्रेसिडेंट, फिर यहां पे क्या आता है? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिर होते हैं 2 हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट में भी इस तरह का स्ट्रक्चर है। प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में आएंगे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और कुछ स्टेट ऐसे जिनके पास 2 हाउस है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो काउंसिल होगी, परिषद होती है, और विधानसभा होगा, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। अब बात करते हैं गवर्नर की। गवर्नर को कहा जाता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव होता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इनके पास कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता है। प्रेसिडेंट, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। स्टेट में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम जो ड्राफ्ट लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे प्रोविजन था कि गवर्नर डायरेक्टली इलेक्टेड होगा। बट जब संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होती है, तो जो गवर्नर का ऑफिस है उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर लिया जाता है? जो अभी हमारे पास है, ठीक है। इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। बाकी आप देखोगे इनको क्या कहते हैं? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, प्रेसिडेंट को भी, गवर्नर को भी। और क्या टर्म है? नाम मात्र के अध्यक्ष कहा जाता है। और क्या टर्म है? डी जूरे, डी फैक्टो। डी फैक्टो किसको बोलते हैं? सीएम या पीएम को, और ये होते हैं गवर्नर या प्रेसिडेंट को, डी जूरे, ठीक है। इसका मतलब है कि जो रियल पावर इनके पास नहीं होती है, बस नाम मात्र के एग्जीक्यूटिव है। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, ठीक है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो किसके नाम पे लेती है? गवर्नर के नाम पे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। कोई भी एग्जीक्यूटिव जो एक्शन होगा स्टेट गवर्नमेंट जो लेगी, सीएम लेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, वो किसके नाम पे लेते हैं? गवर्नर के नाम पे लेते हैं, ठीक है। जो रियल पावर होती है वो सीएम के पास होती है। अब एक तो हो गया ये, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर होती है इनमें, ठीक है। बाकी दूसरा अगर आप देखोगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके एजेंट होते हैं गवर्नर स्टेट में, ठीक है। कुछ भी ऑर्डर पास करना है तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली गवर्नर को पास कर सकते हैं। तो इनके क्या हो गए? 2 फंक्शंस हो गए। गवर्नर के क्या है? 2 फंक्शंस है। एक तो एग्जीक्यूटिव हेड है, दूसरा एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट में। बाकी हमने देख लिया कि इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ठीक है। बट क्या इसका मतलब यह है कि ये एक एम्प्लॉयमेंट है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट में, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो गवर्नर है वो एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ठीक है। जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो मेंशन किया गया है, ठीक है। बाकी आप अगर देखोगे, क्या एक गवर्नर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का हो सकता है क्या? सेम स्टेट का? यस और नो? यस, आंसर इज यस, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट में आया था ये? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये अमेंडमेंट याद रखना है आपने, 7वां संशोधन 1956 में आया था, जिसमें
इसमें ये क्या गया था कि जो सेम गवर्नर है, ठीक है, एक गवर्नर होगा, वो दो या दो से ज्यादा स्टेट का एक टाइम पे गवर्नर हो सकता है, ठीक है। उस टाइम की जो सैलरी होगी वो क्या होगा, दोनों स्टेट आपस में शेयर करेंगे, और उस शेयर का जो प्रोविजन होगा उसको कौन करता है, प्रेसिडेंट। जैसा प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे उस हिसाब से इनको सैलरी मिलेगा, ठीक है। जो इनकी सैलरी होती है वो कौन करता है, पार्लियामेंट। कितनी सैलरी, एमोल्यूमेंट्स, जो पेंशन होगा, वो अलाउंसेस कितने मिलने हैं, ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। बट जब ये दो या दो से ज्यादा स्टेट के गवर्नर एक टाइम पे है, जो उस टाइम इनकी सैलरी का स्ट्रक्चर होगा, कौन सा स्टेट कितनी सैलरी देगा, वो डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपने। अब आप ये बता सकते हैं कोई कि जो गवर्नर का हमने देखा कि इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं रखा गया? डायरेक्ट इलेक्शन भी तो हो सकता था, ठीक है। एक तो ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, सिर्फ नाम मात्र के लिए, तो इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। और कोई, जैसे आप देखते हैं जो सीएम होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। सीएम को कौन चुनते हैं, लोग डायरेक्ट इलेक्शन करके इनको भेजते हैं। अगर गवर्नर भी डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, पावर को लेके स्ट्रगल हो जाएगा, ठीक है। ये कहेगा कि मैं भी डिसीजन ले सकता हूँ, ये कहेगा मैं भी डिसीजन ले सकता हूँ, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये सिर्फ नाम मात्र के, तो इसलिए इनके इलेक्शन की जरूरत नहीं है। और कुछ हो सकता है, देखो सेम पार्टी है, मान लेते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट है हिमाचल में, ठीक है, पीएम है सुक्खू, ठीक है। अब क्या होगा अगर गवर्नर के भी इलेक्शन हो गए, कौन, जो इनका सेकंड कैंडिडेट होना था, जो क्लोजेस्ट होता, उसको क्या बना देते, ये गवर्नर बना देते। होना था ना कि तू इलेक्शन लड़ और मैं जिता दूंगा तुझे। इस तरह से क्या होना था कि जो इंडिपेंडेंस होती है इस ऑफिस की, इंडिपेंडेंटली ये फंक्शन नहीं कर पाने थे, जो इन्होंने सजेस्ट करना था वो सारी चीजें इन्होंने कर लेनी थी। तो इसलिए इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए, ताकि इम्पार्शियल रहे जो ऑफिस है गवर्नर का, इसलिए जो है इलेक्शन नहीं रखा गया है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। और कुछ हो सकता है, और कोई रीजन? अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट के लिए? सिटीजन, भारत के नागरिक होने चाहिए। सेकंड इज शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। ये दो क्वालिफिकेशंस दी है कहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो नागरिक होनी चाहिए भारत के, दूसरा 35 साल की एज कंप्लीट होनी चाहिए उनकी। अब दो कन्वेंशन बनी है, जब भी गवर्नर की अपॉइंटमेंट की जाती है, दो ऐसे रिवाज है। एक कि वो जिस स्टेट में अपॉइंट किया जाना है उस स्टेट का ना हो, ठीक है, शुड बी एन आउटसाइडर। और सेकंड है, जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे उस टाइम प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना होता है चीफ मिनिस्टर के साथ, जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर साथ, उनसे कंसल्ट करेंगे। कंसल्ट क्यों करते हैं, ताकि जो डिसीजन है, जो स्टेट का मशीनरी है, वो अच्छे से चल पड़े, दोनों के बीच कन्फ्रंटेशन ना हो। प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट सीएम ऑफ द स्टेट। अभी हिमाचल के गवर्नर कौन है, ठीक है, एसपी शुक्ला। कहां के वो, यूपी के, ठीक है। तो जिस भी आप स्टेट में जाओगे वहां पे जो गवर्नर होते हैं वो सेम स्टेट के नहीं होते। बट ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है, तो अगर प्रेसिडेंट कभी चाहे तो इन दोनों को इग्नोर भी कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। बट एक ऐसा कन्वेंशन बना है कि ये चीज़ें फॉलो करनी है जब अपॉइंट करना है। बट ऐसा बहुत बार हुआ है कि कई बार सेम स्टेट में सेम स्टेट के किसी बंदे को अपॉइंट किया गया है, या फिर सीएम को नहीं पूछा गया है और अपॉइंट कर दिया गया वहाँ। तो ये सारी है कंसल्ट अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग। अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? फर्स्ट कंडीशन इज मेंबर ना हो, ना तो लोकसभा राज्यसभा के और ना ही स्टेट के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए,
ठीक है, अगर है जब इलेक्शन अपॉइंट किया जाता है तो उन्हें रिजाइन देना होता है, ठीक है। और दूसरा है कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करते हो, ठीक है। ठीक है, और हमने तीसरा वाला कर दिया कि जब उनको 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के या फिर यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, जैसे उनको सैलरी मिलेगी कि कौन सा स्टेट कितनी देगा वो कौन डिटरमाइन करेगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बताएगी कि कौन सा स्टेट कितनी सैलरी देगा, कौन सा यूनियन टेरिटरी कितनी सैलरी देगा। जो अभी सैलरी है गवर्नर का दैट इज 3.50 लाख पर मंथ, ठीक है, इतनी सैलरी है गवर्नर की, ठीक है। और जो और कंडीशंस है, जब गवर्नर के ऑफिस में कोई है, ठीक है, कोई गवर्नर है, जब वो ऑफिस में है तो उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जा सकती, ना तो उन्हें अरेस्ट किया जाता है ना ही कोई कार्रवाई स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है। याद रखना है क्रिमिनल केस, ठीक है, ना तो डिटेन किया जा सकता है ना ही जेल में भेजा जा सकता है जब वो कहाँ है, गवर्नर के ऑफिस में। बट यह है जो ये इम्यूनिटी इनको है वो है क्रिमिनल मैटर्स के अगेंस्ट। अगर कोई सिविल केस होता है तो यहां पे प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट इनको क्या होता है 2 महीने का नोटिस देना होता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, ना तो डिटेन किया जाएगा ना जेल भेजा जाएगा और ना ही प्रोसीडिंग्स शुरू होगी, बट सिविल केस में प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती है, कार्रवाई स्टार्ट की जा सकती है, बट पहले उनको 2 मंथ का नोटिस देना होता है। अब बात करते हैं ओथ की। कौन शपथ दिलाता है गवर्नर को? नहीं, राष्ट्रपति तो अपॉइंट करते हैं। यस, ठीक है, जो उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे। और क्या क्या शपथ हो सकती है? एक शपथ होती है, दूसरा क्या होता है ओथ एंड अफर्मेशंस, ठीक है। टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, ठीक है, निष्ठापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा और संविधान और विधि की रक्षा और संरक्षण करूंगा, ठीक है। इस तरह की जो शपथ होती है वो ये लेते हैं। और लास्ट है टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल। टर्म कितनी होती है इनको ऑफिस की? कितने टाइम तक रह सकते हैं जब एक बार अपॉइंट कर दिया गया? ठीक है, 5 साल तक। बट प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि इनको कभी भी हटा सकते हैं, रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। ये ऑफिस में रहते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ऑफिस में रह सकते हैं, ठीक है। तो आपने लिखना है कि कोई इनकी फिक्स टर्म नहीं है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि 5 साल तक ही रहेंगे जैसा प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट एक बार बनते हैं 5 साल तक रहते हैं, अगर हटाना है तो उनके लिए इम्पीचमेंट लाना होता है। बट यहाँ प्रेसिडेंट इनको 5 साल से पहले हटा सकते हैं, ठीक है। ना तो इसका ये जुडिशियल रिव्यू कोर्ट में नहीं जा सकते, चैलेंज नहीं कर सकते कि क्यों हटाया। या फिर प्रेसिडेंट, जैसे मान लो कि एक गवर्नर है जो 3 साल तक एक स्टेट में रहा, तो प्रेसिडेंट चाहे तो इनको 2 साल जो बचे हैं इसको किसी और स्टेट में भी भेज सकते हैं और यहाँ 2 साल तक रहेंगे। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इनका जो कार्यकाल होगा, जो टेन्योर है, वो 6 ईयर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि इनको, तो आपने ये देखना है कि जो इनका जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है, 5 साल नहीं है, टाइम से पहले भी हटाया जा सकता है या फिर बढ़ा के 6 ईयर्स भी किया जा सकता है। बाकी अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? ये प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे। अब अगर वैकेंसी हो जाती है गवर्नर के ऑफिस में तो कौन एज अ गवर्नर एक्ट करता है? यस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। अगर टेम्परेरी है, बाकी तो इनको अपॉइंट कर ही दिया जाता है, बट अगर अपॉइंट नहीं किया गया तो थोड़े टाइम के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है वो
एज अ गवर्नर एक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट के ऑफिस में होती है वैकेंसी तो कौन एक्ट करता है? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वेकेंट हो तो उस केस में कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यस, ठीक है, सीजे। अगर इनका भी वेकेंट हो तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो करेंगे। और यहाँ पे भी ऐसा ही चलता है, बट यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन करवाना होता है, तो इलेक्शन का टाइम होता है एटलीस्ट, ठीक है, विद इन 6 मंथ होता है, तो उस टाइम के लिए प्रेसिडेंट नहीं तो सीजीआई नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज। बट यहाँ पे भी ये है कि अगर वैकेंसी हो जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर। ठीक है, अब बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की। गवर्नर की क्या क्या पावर्स है उसकी बात करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के केस में हमने डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है, जुडिशियली पावर होती है, फाइनेंशियल पावर होती है। ठीक है, इनके पास भी सेम उसी तरह की पावर्स है। सबसे पहले करते हैं बात एग्जीक्यूटिव पावर की, जो कार्यकारी शक्तियां होती है इनके पास क्या क्या है। ठीक है, पहले तो आपने ये देखना है जो सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन हो गए वो किसके नाम पे लिए जाते हैं? गवर्नर के नाम पे। जो भी डिसीजन लेती है स्टेट गवर्नमेंट वो लेती है गवर्नर के नाम पे। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से चले, सारे काम मतलब गवर्नमेंट के हो, उसके लिए रूल्स कौन बना सकता है? गवर्नर। ठीक है, कन्वीनियंट बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए गवर्नर रूल्स बना सकता है। ठीक है, और क्या है? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सीएम को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। बट ये नहीं कि ये फ्री है, किसको अपॉइंट कर सकते हैं? जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी हो, जो इनका लीडर होगा उसको वो एज अ सीएम अपॉइंट कर सकते हैं। और अदर मिनिस्टर्स को कौन करता है? अपॉइंट गवर्नर ही करेंगे, बट सजेस्ट करते हैं, सीएम सजेस्ट करेंगे कि किसको अपॉइंट करना है, अपॉइंटमेंट को कौन करेगा? गवर्नर ही करेगा। ठीक है, ये भी इनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। और किसको अपॉइंट करते हैं? स्टेट में, यस, एडवोकेट जनरल। ठीक है, जैसे सेंटर में कौन होता है इनके ऑपोजिट? सेम ऑफिस होता है सेंटर में एक अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और उनको कहते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री। अभी हम उसको करेंगे, वो है आर्टिकल 78 में। ठीक है, आर्टिकल 78 में आता है अटॉर्नी जनरल, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल को, और जब चाहे हटा भी सकते हैं। ठीक है, और जो मेंबर और चेयरमैन होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, ठीक है, जो चेयरमैन और मेंबर हो गए इनको भी अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर। बट इनको रिमूव कौन करता है? ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करेंगे गवर्नर, नियुक्ति गवर्नर दिलाते हैं। बट जब रिमूवल की बारी आती है तो उसमें प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, गवर्नर का कोई रोल नहीं होता है। और कोई है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, हर 5 साल बाद बनाया जाता है फाइनेंस कमीशन, और इसको भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर। और कोई है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये किस चीज के लिए इलेक्शन करवाते हैं? जो स्टेट में इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो स्टेट, एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे बना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये हाँ, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको बनाया गया था
कब बनाया गया इसको? कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो किसके इलेक्शन करवाएगा ये? यस, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, जो स्टेट विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसको कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं वो कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जो इनके मेंबर्स और चेयरमैन होते हैं उसको भी अपॉइंट गवर्नर करते हैं। ये ध्यान रखना, ये एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर की। और आपने ये भी सुना होता है जो यूनिवर्सिटी होती है स्टेट में उसके चांसलर कौन होते हैं? ठीक है, गवर्नर। ये चांसलर होते हैं ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, और जो वाइस चांसलर होते हैं वो गवर्नर अपॉइंट करवाते हैं। ठीक है, चांसलर लिख लो इनको। हिंदी में क्या कहते हैं चांसलर को? कुलपति और उपकुलपति। ठीक है, कुलपति होते हैं गवर्नर और उपकुलपति को ये अपॉइंट करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको एग्जीक्यूटिव में आता है, कोई बता सकता है जो अभी तक हमने नहीं किया है? प्रेसिडेंट्स रूल। कौन रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? गवर्नर। गवर्नर एक रिपोर्ट भेजते हैं लिख के प्रेसिडेंट को कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट में वो ठीक नहीं चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही है, आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दीजिए। तो ये लिख के भेजते हैं गवर्नर प्रेसिडेंट को। अब जो रिटर्न में भेजा है, जो रिपोर्ट भेजी है, क्या उसको किसी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? नहीं। ठीक है, प्रेसिडेंट ने रूल लगाया है, ये रूल लीगल है नहीं है, ये केस कोर्ट में जा सकता है। बट जो गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी है प्रेसिडेंट को, कभी इस चीज पे केस नहीं होगा गवर्नर का कि ये रिपोर्ट किस बेसिस पे भेजी। ठीक है, तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। गवर्नर प्रेसिडेंट को बताते हैं कि स्टेट में जो है वो सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है, तो उसमें प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी इसको कहते हैं। किस आर्टिकल में है? 356। ठीक है, अब करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। सेम है, जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी कुछ पावर को छोड़ के, जैसे ये प्रेसिडेंट रूल वो नहीं करते, बट उनके पास क्या है, इम्पोज करते हैं नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, प्रेसिडेंट या गवर्नर स्टेट रूल रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। अब करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। क्या क्या हो सकती है? ठीक है, जैसे हमने देखा था जब हम कहते हैं पार्लियामेंट, संसद कहते हैं, तो संसद में क्या क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो गवर्नर में भी, स्टेट में भी सेम आएगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर ये एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। ठीक है, विधानसभा के जो भी होगा, विधानसभा में विधानसभा और ये होगा जो स्टेट लेजिस्लेचर है, गवर्नर उसके इंटीग्रल पार्ट होते हैं। ठीक है, सेकंड है ठीक है, जो हाउस होगा उसको समन और प्रोरग्यू करते हैं, जैसे सेम प्रेसिडेंट करते थे। समन होता है जब हाउस बुलाना होता है, और प्रोरग्यू होता है जब उसकी बिजनेस पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए और उसको खत्म करना हो, सेशन को, सत्र को खत्म करना हो। तो ये काम कौन करता है? गवर्नर। प्रोरग्यू और समन करना हो जब हाउस को, और डिसॉल्व करना हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, ठीक है, ये दो हाउस है स्टेट में, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव
काउंसिल, कितने स्टेट के पास काउंसिल है? 6 के पास, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये राज्यसभा की तरह ही कॉन्टिन्यू चैम्बर है, डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ डिसॉल्व विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो असेंबली है वो डिसॉल्व होती है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना, तो इसको डिसॉल्व कौन करता है? डिसॉल्व भी गवर्नर ही करते हैं। कौन से केसेस में डिसॉल्व किया जाता है? विघटन कौन से केसेस में होता है असेंबली का या पार्लियामेंट का, लोकसभा, या क्या क्या केसेस हो सकते हैं? 5 इयर्स हो जाए, और ठीक है, जब सरकार अपना बहुमत खो देती है, अगर कोई और अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं बनता है तो उस केस में डिसॉल्व किया जाता है और फिर से इलेक्शन करवाया जाता है। तो ये 2 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। प्रेसिडेंट के केस में देखा था हमने कि जो फर्स्ट सेशन होता है, जब भी नई लोकसभा बन के आएगी वो, और हर वित्त ईयर का उसको एड्रेस कौन करता था? प्रेसिडेंट। और स्टेट में भी सेम ही होता है, जो भी नई लेजिस्लेटिव असेंबली बन के आएगी गवर्नर उसको एड्रेस करते हैं, ठीक है। और उनकी जो पॉलिसीज होगी गवर्नमेंट की वो बताते हैं फ्लोर में। ठीक है, अगर स्पीकर का ऑफिस जो अध्यक्ष है लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये वेकेंट है, इस केस में भी क्या होता है, जो गवर्नर होता है यहाँ पे कौन बैठेगा वो नियुक्त करते हैं इसके लिए, स्पीकर के लिए, ठीक है। बाकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है यहाँ पे 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं ये, ठीक है। 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, जहां पे भी है 6 स्टेट में, वहां पे गवर्नर नॉमिनेट करते हैं 1/6 मेंबर को। ये भी लेजिस्लेटिव फंक्शन है इनका, ठीक है। अब इनके पास क्या सेम जो पावर हमने पढ़ी थी आर्टिकल 111 के अंडर प्रेसिडेंट की कौन सी पावर होती है? वीटो पावर्स, ठीक है। गवर्नर के पास कौन से आर्टिकल में होती है सेम पावर्स? एनीवन? ठीक है, क्या क्या पावर्स होती है यहां पे प्रेसिडेंट के पास? जब कोई भी बिल पास होता है, ठीक है, कहां पे? लोकसभा राज्यसभा से, फिर आता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अभी बिल है, प्रेसिडेंट के पास आएगा, प्रेसिडेंट अपनी सहमति देते हैं, एसेंट देते हैं, फिर क्या बनता है? क्या बोलते हैं इसको? एक्ट बन जाता है, ठीक है। एक्ट को बोलते हैं अधिनियम, ठीक है। ऐसे ही सेम पावर गवर्नर के पास भी है अंडर आर्टिकल 200, ठीक है। आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास पावर है, जब भी कोई बिल पास होगा लेजिस्लेटिव असेंबली से या जिस हाउस के पास दोनों है, दोनों से पास होकर गवर्नर के पास आएगा, तो क्या क्या पावर्स होती है इनके पास? गवर्नर के पास क्या थी? 3 पावर हमने देखी थी कि या तो अपना एसेंट दे देगी, ठीक है, अधिनियम बन जाएगा, या फिर नहीं देंगे, विदहोल्ड इज एसेंट, सेकंड था, और थर्ड था वापस भेज देंगे हाउस में, जिसको क्या बोलते थे? सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। और जिसमें मना कर देते उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, यहाँ पे भी इनके पास आएगा, ये अपना कंसेंट दे देंगे, बिल पास हो जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। सेकंड है इनके पास कि मना कर देंगे, विदहोल्ड इज एसेंट, ठीक है। और थर्ड होता है सस्पेंसिव वीटो, वापस भेज देंगे रिकंसिडरेशन के लिए, वापस जाएगा हाउस के पास, लेजिस्लेटिव असेंबली मान लेते हैं, हिमाचल की बात कर देते हैं, हिमाचल की जो विधानसभा है वो फिर से पास करेगी, गवर्नर के पास जाएगा, फिर क्या होता है? ये बाउंड होते, देना ही होता है, फिर पास करना होता है कि फिर भी रोक सकते हैं? देना होता है एसेंट फिर, ठीक है। जब एक बार यहां से वापस भेज के फिर से आता है तो फिर इनको असेंट देना ही होता है, फिर से ये वापस नहीं भेज सकते उस बिल को, ठीक है। ये होता है सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में, ठीक है। जो मनी बिल होगा, मनी बिल को ये वापस नहीं भेजे, या तो अपना एसेंट देंगे या फिर उसको विदहोल्ड कर देंगे, एसेंट नहीं देंगे। यहाँ पे ये जो सस्पेंसिव वीटो है वो ना तो गवर्नर के पास है ना ही प्रेसिडेंट के पास है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है वो यहाँ पे आएगा, गवर्नर वापस भेज सकते कि नहीं भेज सकते? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है वो सिर्फ पार्लियामेंट में होता है, स्टेट में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो कोई भी चेंज नहीं कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये वाले बिल यहाँ पे
होते ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, दो ही तरह के बिल होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। अब इनके पास एक और पावर है, फोर्थ। प्रेसिडेंट के पास 3 थी, इनके पास 4 है। चौथी क्या है? यस, ये प्रेसिडेंट एक बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। ठीक है, ये 3 तो है ही, इसके अलावा ये फोर्थ है। ये क्या करते हैं? रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए और उसको भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास बिल को। ठीक है, अब क्या होता है? प्रेसिडेंट के पास बिल गया, प्रेसिडेंट ने वापस, प्रेसिडेंट के पास फिर से यही 3 है, या तो असेंट देंगे या विदहोल्ड करेंगे या फिर वापस लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज देंगे। मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट ने फिर से भेजा वापस लेजिस्लेटिव असेंबली के पास बिल, लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया। अब ये बिल आपने ध्यान रखना है गवर्नर के पास नहीं जाता है। जो बिल एक बार प्रेसिडेंट के पास चला गया वो दूसरी बार वापस भेज के फिर गवर्नर प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के पास क्या, अब क्या करेगी? प्रेसिडेंट को क्या देनी होगी? यहाँ पे बाउंड होते हैं, कैसे? अच्छा, पता नहीं। ठीक है, यहां पे आप अगर, यहां पे क्या होता था गवर्नर के पास, एक बार गवर्नर ने वापस भेजा, फिर से गवर्नर के पास आया, गवर्नर बाउंड होते थे, असेंट देना ही होता था। बट प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। अगर चाहे तो प्रेसिडेंट फिर से भी रिजेक्ट, उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर से वापस भेज सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, जो सस्पेंशन वीटो है वो प्रेसिडेंट के पास अप्लाई नहीं होता है। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो दूसरी बार भी वापस भेज सकते हैं, बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, ये था ऑर्डिनरी बिल के केस में। अब करते हैं बात मनी बिल की। क्या मनी बिल को भी गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए? द आंसर इज यस। प्रेसिडेंट, गवर्नर के पास बिल आया मनी बिल, गवर्नर इसको रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए, किसको? प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। अब प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो असेंट देंगे या रिजेक्ट करेंगे। गवर्नर, प्रेसिडेंट भी मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते हैं, ना तो गवर्नर भेज सकते हैं ना प्रेसिडेंट भेज सकते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। क्लियर है? ठीक है, अब हमने ये देखा था कि जो रिजर्व कर सकते हैं गवर्नर बिल, ठीक है, या तो इसमें कुछ ऐसा हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन चेंज हो रहा हो या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी चीज को एडिट कर रहा हो, इससे रिलेटेड अगर कोई बिल है तो वो गवर्नर रिजर्व रखते हैं प्रेसिडेंट के लिए, या फिर ऐसा हो कि कोई प्रोविजन है जो डीपीएसपीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके किसी प्रोविजन को चेंज कर रहा हो तो वो बिल भी क्या कर सकते हैं? गवर्नर रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, और आपने ध्यान रखना है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, या ना इनको कोई डायरेक्ट करेगा, इनको कोई बताएगा नहीं कि कौन सा बिल आपने रखना है कौन सा बिल नहीं रखना है। ये होती है डिस्क्रिशनरी पावर, खुद की पावर है ये गवर्नर की। ठीक है, गवर्नर की ये खुद की पावर है। तो ये गवर्नर के पास ऐसी डिस्क्रिशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा है, सिर्फ कहा है कि आपकी अपनी मर्जी चलेगी यहाँ पे कौन सा बिल आपने भेजना है कौन सा बिल नहीं भेजना है। और ऐसी कोई भी डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। प्रेसिडेंट को हर चीज में कौन एडवाइस करती है? मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, बट यहाँ ये इनका खुद का डिसीजन होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आपकी डिस्क्रिशन है, जो आपको लगेगा वो आप भेज सकते हो। ठीक है, ठीक है, और कोई पावर है प्रेसिडेंट गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव पावर होती है? हमने कल ही किया था। यस, आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, इसमें गवर्नर ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। गवर्नर कब ऑर्डिनेंस लाएंगे? जब लेजिस्लेटिव असेंबली हाउस में सेशन में नहीं है। ठीक है, या फिर जहां पे दोनों हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जब इन दोनों में से एक या फिर दोनों ही हाउस में नहीं है तो उस केस में गवर्नर लॉज बना सकते हैं। ठीक है, कितनी लाइफ होती है इसकी? जब भी ये असेंबल होगी, वापस आएगी दोनों असेंबली सेशन में आएगी, तो उसमें ठीक है 6 हफ्ते का टाइम मिलता है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर
ये बिल पास होना चाहिए, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। या फिर 6 वीक से पहले भी रिजेक्ट किया जा सकता है क्या? ऐसा है कि 6 वीक रहेगा ही रहेगा, या फिर 6 वीक से पहले भी इसको खत्म किया जा सकता है, जो ऑर्डिनेंस बनाया है गवर्नर ने। यस, अगर यहां से पास हो जाता है रिजोल्यूशन इसके डिसअप्रूवल के लिए, तो 6 वीक से पहले, मान लेते पहले वीक में आई, मिली और पास किया रिजोल्यूशन, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये बिल समाप्त हो गया, ठीक है। आर्टिकल याद रखना 213 और प्रेसिडेंट की होती है 123 में। अब करते हैं फाइनेंशियल पावर। ये चीजें क्लियर है अभी तक? ठीक है, क्या क्या फाइनेंशियल पावर हो सकती है? जो बजट होता है उसको कौन रखता है हाउस में? गवर्नर, ठीक है। जो बजट की स्टेटमेंट्स होगा उसको कौन रखेगा हाउस में? लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर ले करते हैं, उसको हाउस में रखते हैं, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है? कोई भी मनी बिल लाना है हाउस में तो उसके लिए एक प्रायर रिकमेंडेशन लगती है गवर्नर की, ठीक है। गवर्नर को पूछ के लाया जाता है वो बिल। और कोई, जब बजट पास होता था हमने पढ़ा था डिमांड्स फॉर ग्रांट, ठीक है, वो इनके रिकमेंडेशन से लाई जाती है। किसको कितना डिमांड है ग्रांट्स का, वो गवर्नर के ही रिकमेंडेशन से लाया जाता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कंटिजेंसी फंड, ठीक है। कंटिजेंसी फंड से पैसे कौन निकाल सकते हैं? स्टेट के केस में गवर्नर और सेंटर के केस में प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट के केस में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, उसमें कितना है अभी? 500 करोड़ होता है इसमें, और बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल से ये विड्रॉ कर सकते हैं। यहीं पे गवर्नर भी विड्रॉ कर सकते हैं। किस केस में विड्रॉ कर सकते हैं? किस चीज? हाँ, इमरजेंसी में, ठीक है। अनफोर्सिन सिचुएशन हो, कोई फ्लड आ जाए, कोई आपदा आ जाती है, उससे निपटने के लिए गवर्नर यहाँ से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। फिर जब पैसे निकाल दिए, खर्च हो गए, जिसके बाद जब हाउस आएगा तब वहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि इसके लिए इतने पैसे निकाले गए थे, ठीक है। और एक फाइनेंशियल पावर में ये भी है कि ये जो फाइनेंस कमीशन होता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं गवर्नर। क्या काम होता है फाइनेंस कमीशन का? सेंटर में भी फाइनेंस कमीशन बनता है, ठीक है। हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन, हम इसको पढ़ेंगे। स्टेट में भी फाइनेंस कमीशन बनता है। जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज होती है उनको कितना पैसा देना है, कितनी ग्रांट्स देनी है, ये डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। स्टेट के केस में, और जो सेंटर में बनेगा, स्टेट को कितने ग्रांट्स देने, कितने पैसे देने, कौन से स्टेट को कितना जाएगा, वो डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अब लास्ट है जुडिशियल पावर। कोई एक इंपॉर्टेंट जुडिशियल पावर बता सकते हो गवर्नर का? प्रेसिडेंट के केस में भी किया हमने। किसी को याद है? आर्टिकल 72 याद है? यस, प्रेसिडेंट के पास होती है, गवर्नर के पास भी होती है, ठीक है। क्या बोलते उसको? पार्डनिंग पावर्स, ठीक है, या क्लेमेंसी पावर्स बोलते हैं, क्षमादान की शक्ति। अगर कोई भी ऑफेंस है जो स्टेट लॉ से रिगार्डिंग है तो गवर्नर जो है उसको पार्डन कर सकते हैं। क्या था कि एक पर्सन है ए, इसके अगेंस्ट केस चला कोर्ट में, सजा मिल गई, जेल में है, अब ये अप्लाई कर सकता है, ठीक है, क्षमादान के लिए, पार्डनिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। कौन सी पावर्स थी ये? नाम बताओ। ठीक है,
पार्डन को क्षमा कहते हैं, ठीक है। और कैसे कैसे किस केस में? मृत्युदंड, ठीक है। देखो जो पार्डन होता है ना, पार्डन में क्या होता है, पार्डन में क्या होता है, ठीक है। जैसे एक ए पर्सन है, 5 साल की सजा मिली है, 50,000 जुर्माना लगा है, फाइन है, और ये कहा गया है कि आप 6 साल तक कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर प्रेसिडेंट ने, गवर्नर ने उन्हें पार्डन कर दिया, ठीक है, तो ये सजा भी खत्म होगी, ये फाइन भी खत्म होगा, और ये 6 इयर्स का जो बैन लगा था ये भी खत्म होगा। ये होता है पार्डन। बट अगर इसको कोई एक आदमी है बी, इसको मिला है डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा, तो क्या गवर्नर इसको पार्डन कर सकते हैं? ठीक है, पार्डन नहीं कर सकते। जो डेथ सेंटेंस होता है, डेथ सेंटेंस को पार्डन सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। बट गवर्नर इस केस में कोई भी और पावर जो है वो यूज कर सकते हैं। इसकी डेथ सेंटेंस को हो सकता है 20 इयर्स का रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दे। देखो डेथ सेंटेंस था, पार्डन नहीं किया है, बट इसको कम्यूट किया है, कम्यूटेशन जो दूसरी पावर होती है वो किया है। जो डेथ सेंटेंस था उसको 20 इयर्स का कन्वर्ट कर दिया है, 20 इयर्स की कि आपको जेल होगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी 20 इयर्स का, तो ये किया है, ठीक है। जो डेथ सेंटेंस को पार्डन है वो सिर्फ कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ही कर सकता है। और दूसरी जो कोर्ट मार्शल सुना है आपने, ठीक है, जो मिलिट्री के कोर्ट्स होते हैं, अगर वहां से सजा मिली है तो इसमें क्या गवर्नर कर सकता है? कोई भी पावर यूज नहीं कर सकता है। इसमें सिर्फ जो कोर्ट मार्शल होगा मिलिट्री कोर्ट से मिला है, इसमें बस प्रेसिडेंट ही कोई पावर यूज कर सकते हैं, पार्डन जो भी है, ठीक है। गवर्नर सिर्फ स्टेट के लॉज उसते हैं, और अगर डेथ सेंटेंस है, चाहे स्टेट का कोई ऑफेंस है, उससे भी डेथ सेंटेंस मिला है, तो उसमें भी गवर्नर पार्डन यूज नहीं कर सकते, डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कोई जुडिशियल पावर? हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं गवर्नर के साथ अपॉइंटमेंट करने से पहले। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट्स हो गए, इनके जजेस को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर, ठीक है। ये दो पावर्स है, और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं गवर्नर के साथ, परामर्श लेते हैं गवर्नर का। क्लियर है चीजें? अपने एक बात ध्यान रखनी है, हम कंपेयर कर रहे हैं प्रेसिडेंट की जो आर्टिकल 111 में पावर है और गवर्नर की 200 में, आर्टिकल 200 में, ठीक है, जो वीटो पावर्स है इनकी। आपने एक ध्यान ये रखना है, जो आर्टिकल 201 201 आर्टिकल है, इसके अंडर गवर्नर रिजर्व रखते हैं बिल, किसके लिए? प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। तो आर्टिकल है 201, यहां से प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? वापस भेज सकते हैं। जब प्रेसिडेंट वापस भेजेंगे तो 6 मंथ्स का ही टाइम मिलता है स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सिर्फ 6 महीने का टाइम मिलता है, इसके अंदर अंदर ये पास करके फिर से प्रेसिडेंट को बिल दे। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के केस में है, अगर गवर्नर वापस भेजे तो वहां ऐसा कुछ टाइम पीरियड नहीं होता है, ठीक है। जब स्टेट का कोई बिल गवर्नर उसको रिजर्व करके प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे और फिर वापस भेजा प्रेसिडेंट ने स्टेट रिकंसिडरेशन के लिए कि आप इसको फिर से देखो, फिर से मेरे पास भेजो, तो वहां पे 6 महीने का ही टाइम मिलता है रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है।
हमने एक पढ़ा था आर्टिकल 108, ये क्या है? संयुक्त सेशन, ठीक है। ये कहां पे होता है? जब कोई डेडलॉक हो जाता है किसी बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में, तो एक संयुक्त सेशन, जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। तो क्या ये स्टेट में भी बुला सकते हैं? मान लेते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है एक बिल को लेकर, तो यहां पे क्या संयुक्त सेशन बुला सकते हैं? आंसर इज नो। सिर्फ सेंटर में जो 108 आर्टिकल है उसी के अंडर ही लोकसभा राज्यसभा में डिसएग्रीमेंट में प्रोविजन लाया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जब कोई बिल जाता है तो इनके पास सिर्फ इतनी पावर होती है कि उसको वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, अपनी रिकमेंडेशन भेज सकते हैं कि ये चेंज ला सकते हैं, वो चेंजेस मानने नहीं मानने ये पावर होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बोल दिया वो फाइनल होगा, बस इनसे कंसल्ट किया जाता है कि हम ये बिल ला रहे हैं, ये पास कर रहे हैं, आप पास करते हो ठीक है, नहीं करते हो वापस भेजो, हम उसको पास कर देंगे। ऐसा केस किस सेंटर में भी देखा हमने, ऐसा केस मनी बिल के केस में, ठीक है। मनी बिल लाया लोकसभा ने, लोकसभा में राज्यसभा को भेजा, कितना टाइम मिलता है? 14 डेज का टाइम मिलता है, ठीक है। इसमें ये क्या दे सकते, अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि ये चेंजेस कर सकते हो, संशोधन नहीं कर सकते ना मनी बिल में राज्यसभा, ठीक है। सेम केस है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, इनको टाइम मिलता है 6 मंथ्स, बट ये अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, वापस भेजेगी। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो सेम फॉर्म में पास कर सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल्स याद है? प्रेसिडेंट के केस में आते हैं ये सारे आर्टिकल। इसमें क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें क्या आता है? देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी। इसमें COM मंत्री परिषद कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल सेम है। यहां पे क्या 154 में एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर, ठीक है। यहां पे है कि देयर शैल बी COM टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, ठीक है। और यहां पे है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो आपने ये पावर ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। सेम आर्टिकल है ये सेंटर के केस में, ये स्टेट के केस में। ठीक है, ये क्या बताता है हमें? गवर्नर की इंपॉर्टेंस बताता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द गवर्नर। यहाँ पे गवर्नर होना जरूरी है, ठीक है। गवर्नर सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन लेते हैं, ठीक है। और ये अपॉइंट कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट तो गवर्नर ने किया है, फिर इसके बाद ये एडवाइस करता है गवर्नर को क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। हमने कहा था कि CM को भी अपॉइंट ये करते हैं इन केस ऑफ क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, हाउस ने बना, तो यहाँ तो कोई नहीं ना गवर्नर को एडवाइस करने के लिए। तो गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशन है, गवर्नर की मर्जी होती है, वो जिस भी पार्टी के लीडर को बुलाना चाहे सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये भी डिस्क्रिशन है किसका? गवर्नर का। और कोई डिस्क्रिशन है गवर्नर का? फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को, वो उन पे बाइंडिंग होगा, मानना ही पड़ेगा,
ठीक है, जबकि गवर्नर के केस में ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, गवर्नर कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपनी डिस्क्रिप्शन से लेते हैं, जैसे आर्टिकल 201, कौन सा बिल प्रेसिडेंट को भेजना है ये कौन डिसाइड करता है? गवर्नर खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, और भी है कोई एक चीज, प्रेसिडेंट रूल कब लगना है कब नहीं लगना है, कब लगेगा? प्रेसिडेंट की, गवर्नर के पास डिस्क्रिप्शन है, कभी भी लिख के भेज सकते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पे क्या होता है कि ट्राइबल एडवाइजरी, यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इन स्टेट में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कितना पैसा देना है सरकार ने इन ऑटोनोमस बॉडीज को, ये कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नर। तो ऐसा कहते हैं कि जो गवर्नर की पावर्स है, गवर्नर की जो ये डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, ये लिखा है कि गवर्नर ये डिसाइड करेगी कि कितना पैसा इन ऑटोनोमस बोर्ड को देना है, जबकि प्रेसिडेंट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि यहाँ प्रेसिडेंट अपने आप से एक्ट करेंगे, हर जगह लिखा है कि गवर्नर ये किसके एडवाइस से करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से करेंगे, जबकि बहुत सारे मैटर ऐसे जो गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से ले सकते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जब डिसमिस करना होता है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, तो वहाँ पे भी कोई एडवाइस नहीं करता है। ठीक है, वो उनका खुद का डिसीजन होता है। ठीक है, और जब डिसॉल्व करना है लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है, तो वो खुद से कर सकते हैं। ठीक है, इतना करते हैं आज, बाकी कल चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे। इसमें कोई डाउट है?